everyone. Welcome to Rewiring AI. So, today we are going to talk about large language models, that is LLM. Today, we will be covering various basic concepts in this session. Yes? So, आज हम 6 चीजें कवर करेंगे, like 6 concepts है. So, we will be going step by step, like from zero to a solid understanding. सबसे पहले हम समझेंगे कि एलएलएम एक्चुअली होता क्या है, लाइक बिना किसी जार्गन के सीधे सीधे हम समझेंगे एलएलएम क्या है. फिर देखेंगे कि ये मशीन्स या जो टेक्स्ट पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं. लाइक जब हम इंसुलिन या माइटोकॉन्ड्रिया जैसा वर्ड टाइप करते हैं, कंप्यूटर उसको कैसे समझता है. ओके. उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा और डीपर, और we'll be seeing a prediction engine inside. ओके, लाइक वो काम कैसे करता है, या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. यस, क्योंकि असल में एलएलएम सिर्फ एक बहुत ही अच्छा गेसर होता है. और उसके बाद वी विल बी सीइंग हाउ एलएलएम्स आर ट्रेन्ड, लाइक स्मार्ट कैसे बनते हैं एलएलएम्स, हम उनको कैसे स्मार्ट बनाते हैं. ओके. एंड देन फिफ्थ इज meet the major LLMs today, and it can be anything like जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई एंड मैनी मोर. ओके. और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस, एंड वी विल बी हैविंग अ लाइव डेमो जिसमें you can see how different LLMs behave to different queries or for the same query. Okay, so let's go further. So सबसे पहले सबसे एक बेसिक सवाल है, LLM क्या है? What is LLM? Yes, just think of it. एक थोड़ा सा सोच के देखो. एकदम सिंपल बोलूं तो लाइक आपके फोन में जो ऑटो कंप्लीट होता है ना, जब आप टाइप करते हो लाइक हाउ आर यू, और आपको फोन आपको सजेस्ट करता है, आप जब तक हाउ टाइप करते हो, आर टाइप करते हो, तब तक आपको सजेशन आ जाता है कि नेक्स्ट वर्ड इनका यू ही रहेगा. सो लेकिन दिस इज व्हाट एलएलएम डज. ओके. बट एक बहुत पावरफुल वर्जन है उसका. ओके. तो एक एलएलएम बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है और जनरेट करता है. लार्ज क्यों बोलते होंगे, कभी सोचा है? क्योंकि इसके अंदर बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं. मतलब अंदर बहुत सारे इंटरनल डायल्स होते हैं जो ट्रेनिंग के थ्रू सेट होते हैं, और ये ट्रेनिंग ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट पढ़ के होती है. ओके. अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, लाइक एलएलएम कोई डेटाबेस नहीं है. ये गूगल की तरह एक फैक्ट लुकअप भी नहीं करता है. ओके. ये एक्चुअली प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट लाइकली वर्ड क्या होगा बेस्ड ऑन पैटर्न्स जो उसने ट्रेनिंग में सीखे. ओके. नाउ यू कैन सी हियर ओवर दिस डायग्राम. एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया है. इसमें वी आर शोइंग द प्रोसेस. सो यहाँ पे यू कैन सी, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन ओवर हियर. हियर जैसे कि हमने लिखा है व्हाट डज माइटोकॉन्ड्रिया डू. यस. उसके बाद एलएलएम उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता है, लाइक टेक्स्ट को टोकन्स में तोड़ता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्ट करता है, और एंड में एक फ्लुएंट आंसर जनरेट होता है. और
चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिना, ये सब जो नाम आप अभी सुनते हो, ये सब इसी एलएलएम कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए हैं। यस। समझा यहाँ तक? नाउ लेट्स गो फर्दर। नाउ नेक्स्ट वी विल सी लाइक टेक्स्ट को समझना एक्चुअली होता कैसे है, राइट? तो अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब हम बोलते हैं एलएलएम टेक्स्ट पढ़ता है, तो एक्चुअली ये पूरे वर्ड्स नहीं पढ़ता। ये टेक्स्ट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, जिन्हें बोलते हैं हम टोकन्स। यस। टोकन्स क्या होते हैं? द स्मॉल चंक्स ऑफ द टेक्स्ट। ओके। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलएलएम ने एक सेंटेंस को एक छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ा हुआ है। इनको हम टोकन्स बोलते हैं। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेंटेंस टोकन्स में यहाँ पे टूटे हुए हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ये लोग टोकन्स में ब्रेक करते हैं पूरे सेंटेंस को। गेटिंग? तो एक पूरा टोकन है, यहाँ पे देख रहे हो आप, एक पूरा टोकन है ये। लेकिन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ही वर्ड है, पर ये 3 टोकन्स में टूटा हुआ है। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल वर्ड है, और एलएलएम ने ट्रेनिंग के टाइम ऐसा ही सीखा है। कॉमन वर्ड्स यूजुअली एक ही टोकन में आ जाते हैं, लेकिन रेयर या टेक्निकल वर्ड्स मल्टीपल पीसेस में तोड़ने पड़ते हैं। ओके। ये पूरा सेंटेंस जो दिखने में छोटा सा है, लेकिन उसके भी हमने 11 टोकन्स बनाए। 11 टोकन्स बनते हैं, राइट? अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी एलएलएम को यूज करते हो, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या क्लॉड या जेमिनाई, एनीथिंग, उनकी एक कॉन्टेक्स्ट लिमिट होती है। मतलब वो एक टाइम पे सिर्फ इतने ही टोकन्स हैंडल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक बहुत लंबा रिसर्च पेपर केस पेस्ट करके पूछोगे, कभी कभी मॉडल बोल सकता है कंटेंट टू लॉन्ग। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन लाइक एक जेनोमिक्स पेपर का पूरा एब्स्ट्रैक्ट एलएलएम को देना है। वो एब्स्ट्रैक्ट जितना लंबा होगा, उतने ही ज्यादा टोकन्स यूज होंगे, राइट? और टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो लाइक आपके आप उनको जो एब्स्ट्रैक्ट दोगे, उसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी होंगे। फॉर एग्जांपल ऑलिगोनुक्लियोटाइड, या फिर यू कैन से फॉस्फोराइलेशन। ये वर्ड्स नॉर्मल वर्ड्स से ज्यादा टोकन्स लेते हैं, क्योंकि ये रेयर है। ओके। ये हम कॉमनली यूज नहीं करते, राइट? और एक और चीज, कंपनीज जब एलएलएम एपीआई का प्राइसिंग रखते हैं, वो यूजुअली पर मिलियन टोकन्स चार्ज करते हैं। तो टोकन्स सिर्फ एक टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। ओके। सो अब आगे देखते हैं कि ये टोकन्स यूज करके मॉडल नेक्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट करता है। यस। सो लेट्स मूव फर्दर। ये स्लाइड एकदम कोर है। ओके। यहाँ पे हम कोर मैकेनिज्म देखेंगे कि हाउ एलएलएम वर्क्स, कैसे दिखता है। जब भी कोई एलएलएम रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वो एक टाइम पे एक ही टोकन जनरेट करता है। दैट इज, हर टोकन चूज होता है इस बेसिस पे कि गिवन जो पहले आया है, अगला क्या सबसे ज्यादा लाइकली, दैट इज प्रोबेबल रहेगा। यस। सो
यहाँ पे वी कैन सी, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द सेल्स पावर हाउस इज द डैश, राइट। अब मॉडल के पास इस ब्लैंक को फिल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, और हर एक के साथ एक प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को 92% चांस है, न्यूक्लियस को 5% चांस है, राइबोसोम को 2% चांस है, साइटोप्लाज्म को 1% चांस है। मॉडल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड चूज करता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वो वर्ड है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग डेटा में इसने इसने ये पैटर्न हजारों बार देखा होगा कि जब भी सेल्स पावर हाउस लिखा जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ही आता है, राइट। उन्होंने हजार बार उनके ट्रेनिंग के टाइम देखा होगा, तब जाके वो यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब वही प्रोसेस रिपीट होता है, जैसे ही एक वर्ड चूज हो जाता है, वो सेंटेंस में ऐड हो जाता है, और फिर मॉडल अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है यूजिंग अपडेटेड सेंटेंस। ये चलता रहता है जब तक एक पूरा आंसर कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक एक प्रॉपर उनको पूरा आंसर ना मिल जाए या एक प्रॉपर एंडिंग ना हो। ओके। ये आप कुछ इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एक जैसे कि आप कोई क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो, और कमेंटर बोल रहा है कि सचिन ने चौका। आप आगे डैश 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 लगा दो, आप ऑलरेडी इसके पहले वो कुछ बोलेगा ना, आप गेस कर लोगे कि भाई अगला वर्ड तो मारा रहेगा, मारा है, क्योंकि आपने ये पैटर्न बहुत बार सुना है। एलएलएम भी ऐसे ही वर्क करता है, बस लैंग्वेज के पूरे स्केल पे। ओके। सो अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस भी होंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, ये मॉडल क्या है, कैसे वर्क करता है। सो उसके लिए लेट्स गो फर्दर। सो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यूज समझना है तो आप इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डीप में समझना है कि एआई अंदर से काम कैसे करता है, तो ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, राइट। तो जब मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है, वो सेंटेंस के सारे पिछले वर्ड्स को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो कुछ स्पेसिफिक्स वर्ड्स पे ही ज्यादा अटेंशन देता है, जो उस प्रिडिक्शन के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। जस्ट यहाँ पे आप देखिए, ये एक सेंटेंस है, द प्रोटीन इंसुलिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर टू रेगुलेट ब्लड डैश। यस। और मॉडल को प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्या वो नेक्स्ट वर्ड शुगर है। सो इस डायग्राम में जो वर्ड्स है डार्क और बोल्ड में लिखे हुए हैं, ओके, जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, रेगुलेट हो गया, ब्लड हो गया, यू कैन सी डार्क में है, डार्क कलर्स यूज किए। इन पे मॉडल ज्यादा अटेंशन दे रहा है, और जो लाइट कलर्स हमने यूज किए हुए हैं, जैसे कि ध हो गया, टू हो गया, इट्स हो गया, इनका इस प्रिडिक्शन में ज्यादा रोल नहीं होता है। ओके। मतलब मॉडल ऑटोमेटिकली समझ गया कि इंसुलिन रेगुलेट और ब्लड, ये वर्ड्स ही एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड शुगर होगा, ना कि द, इट्स, टू। ओके। सो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, और जो पूरी आर्किटेक्चर इस अटेंशन के ऊपर बनी है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर। समझा? वंस अगेन आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सेल्फ अटेंशन, यानी कि जो आपकी पूरी आर्किटेक्चर है इस अटेंशन के ऊपर बनी हुई है, उसे ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है। और हाँ, जीपीटी में जो टी है, वही ट्रांसफॉर्मर है,
ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न एलएलएम्स इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो नाउ लेट्स गो फर्दर। अब समझते हैं कि एक एलएलएम बन के कैसे तैयार होता है। मैंने इसे थ्री सिंपल स्टेजेस में लिखा हुआ है। लाइक स्टेज वन इज मैसिव रीडिंग। मॉडल को इंटरनेट, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट्स, सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे पढ़ाया जाता है। सोचो, ये ऑलमोस्ट पूरा पब्लिकली अवेलेबल इंटरनेट पर लेता है, राइट? The next stage is stage two, that is pattern learning. जैसे जैसे मॉडल पढ़ता है, उसके अंदर जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इंटरनल डायल्स, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहते हैं। ये डायल्स ग्रामर, स्पैट्स, राइटिंग स्टाइल, सब कुछ कैप्चर करते हैं, राइट? कुछ भी नहीं छूटता। स्टेज थ्री, गाइडेड रिफाइनमेंट। दिस इज द लास्ट स्टेप जहाँ ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज रियल लॉग मॉडल के आउटपुट्स को रिव्यू करते हैं और उससे गाइड करते हैं कि वो ज्यादा हेल्पफुल, एक्यूरेट और सेफ बने पब्लिक रिलीज से पहले। हम एक एग्जांपल लेके इसको रिलेट कर सकते हैं। लाइक ये प्रोसेस कुछ ऐसा है जिसमें मेडिकल कॉलेज में होता है। जैसे कि पहले स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, दैट इज योर स्टेज वन, मैसिव रीडिंग। फिर प्रैक्टिस और पैटर्न समझते हैं, दैट इज योर स्टेज टू, पैटर्न लर्न। और फिर सीनियर डॉक्टर्स उसकी सुपरविजन करते हैं रियल पेशेंट्स के साथ, उसे गाइड करते हैं, दैट इज योर स्टेज थ्री, गाइडेड रिफाइनमेंट। तब जाके वो एक ट्रस्टेड डॉक्टर बनता है, राइट? सो अब आगे देखते हैं कि मार्केट में आजकल कौन से एलएलएम्स अवेलेबल है। सो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैव मेड देयर ओन डिफरेंट एलएलएम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। फर्स्ट, चैट जीपीटी। ये एक ओपन एआई ने बनाया है और चैट जीपीटी के पीछे यही मॉडल है। ये सबसे वाइडली यूज्ड एलएलएम में से एक है अभी। सेकंड, क्लॉड। ये एक एंथ्रोपिक मॉडल है। ये एक एंथ्रोपिक का मॉडल है जिसका स्ट्रॉन्ग फोकस है सेफ्टी और रिलायबिलिटी पे। थर्ड, जेमिनाई। ये गूगल का मॉडल है जो गूगल के प्रोडक्ट्स में डीपली इंटीग्रेट किया हुआ है, जैसे कि सर्च में, डॉक्स में और एवरीवेयर। ओके। नेक्स्ट इज लैमा। ये एक मेटा का मॉडल है और ये एक ओपन वेट है, मतलब रिसर्चर्स इसे खुद डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रन भी कर सकते हैं। यू मे थिंक इट ऑफ लाइक जैसे बायो इंफॉर्मेटिक्स में अलाइनमेंट टूल्स होते हैं, ब्लास्ट, बाउटी, बीडब्ल्यूए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब सेम काम करते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट, राइट? लेकिन हर एक का अपना अप्रोच और स्ट्रेंथ होता है, राइट? वैसे ही ये सारे एलएलएम्स टेक्स्ट जनरेट करते हैं। यस, उनका कोर काम एक ही है, लेकिन हर कंपनी का अपना अलग फोकस और फिलॉसफी है। हम आज सिर्फ फ्री चैट इंटरफेसेस यूज करेंगे, कोई इंस्टॉलेशन या किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स एक्सप्लोर some of the LLMs like GPT, Claude और Gemini। या तो पहले हम उनके स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस देख लेते हैं, तो कंपैरिजन में इजी हो जाएगा, राइट?
सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, लाइक क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि एलएलएम कहाँ गलत हो सकता है, तो आप एक्सीडेंटली अपने रिसर्च में रॉन्ग इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, एंड दैट इज नॉट गुड, इट कैन बी हार्मफुल टू, राइट? सो पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। एलएलएम्स अच्छे कहाँ है, राइट? तो ये लंबे पेपर्स या रिपोर्ट्स को जल्दी समराइज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ईमेल्स, कोड, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट दैट इज ड्राफ्ट, स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट को ड्राफ्ट कर सकते हैं, आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद करते हैं, और डेंस साइंटिफिक टेक्स्ट को बिगनर्स के लिए रिफ्रेज कर सकते हैं, राइट? सो these आर ऑल द स्ट्रेंथ्स ऑफ द एलएलएम्स। अब हम बात करेंगे उनके लिमिटेशंस की। सबसे बड़ा इशू है हेलुसिनेशन, यानी कि मॉडल कॉन्फिडेंटली गलत इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप पूछते हो किसी स्पेसिफिक जीन की फंक्शन के बारे में, मॉडल एक बिल्कुल प्लॉजिबल साउंडिंग लेकिन कंप्लीटली रॉन्ग आंसर दे सकता है, और वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि आपको लगेगा यही सच। सो देर आर चांसेस कभी कभी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक इफ यू आर गिविंग देम मैथमेटिक्स सम और न्यूमेरिकल टू सॉल्व, तो वो सॉल्व करके इतने कॉन्फिडेंटली दे देते कि यस दिस इज द आंसर, बट व्हेन यू सॉल्व इट मैन्युअली द आंसर डजंट मैच, एंड योर आंसर इज करेक्ट, एंड द आंसर गिवन बाय दैट chat gpt, or it might be gemini or claude, it is wrong. Okay, so ऐसे cases हुए हैं, right? Now दूसरा, आउटडेटेड नॉलेज। मॉडल को ट्रेनिंग के बाद पब्लिश हुई कोई भी चीज पता नहीं होती है। तो अगर कोई नया रिसर्च पेपर 2026 में पब्लिश हुआ है और मॉडल की ट्रेनिंग 2025 में खत्म हुई थी, तो उसे वो पेपर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, कुछ अंदाजा नहीं होता है। ओके। थर्ड, मॉडल में ट्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसे मैंने बोला, ये पैटर्न मैचिंग है, एक साइंटिस्ट जैसा रीजनिंग नहीं है। ओके। एंड द लास्ट वन, दैट इज द फोर्थ वन, ये अपनी सोर्सेस वेरीफाई नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे स्पेसिफिक सोर्सेस ना दो। इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे फील्ड में जहाँ एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है, एलएलएम को हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट समझो, फाइनल ट्रूथ नहीं। ओके। अब हम कुछ एलएलएम्स को देखते हैं लाइव, वो कैसे वर्क करते हैं। In this demo we'll be seeing same prompt, different models, like हम सेम ही prompt टाइप करेंगे बट हमारे मॉडल्स डिफरेंट रहेंगे। ओके। लेट्स स्विच टू गूगल। मैंने यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन यूज किया है सो दैट यू कैन कंपेयर द पॉइंट्स। सो this is our chat GPT, this is Gemini, and this is Claude. आपको let's type something, like we'll be asking same queries to every LLM, and let's see उनके answers कैसे different होते हैं। Okay, so explain what DNA is and why it is often called the blueprint of life. In, let's say, 4 to 5 sentences. 4 to 5 sentences suitable for someone
With no biology background, we can say biology background. It's just copy paste. Same query. Done. So now here you can see we have three different answers. So let's have a look. You can read them by yourselves too. सो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं इन रियल टाइम। एक टोकन एक टाइम पे, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था। ओके, तो यहाँ पे नाउ लेट्स just have a look. DNA is a molecule found in almost every living thing that stores the instructions as organisms need to grow, function, and reproduce. It is often called the blueprint of life because it contains the genetic information that tells cells how to build and maintain the body. Just as blueprint guides the construction of a building, DNA guides the development and operation of a living organism. Although the term is a helpful analogy, DNA is not a complete blueprint of on its own, since cells and the environment also influence how those instructions are used. Now, here, a quick clarification. You likely mean DNA, that is deoxyribonucleic acid, not DNS, that is domain name system in a networking term, or for translating websites name into IP addresses, and it's never called the blueprint of life. DNO, on the other hand, earns that nickname because it's the molecule inside almost every cell that stores the instructions for building and running a living thing. Think of it like every long recipe book written in a four-letter code, that is ATCG, where different combinations spell out instructions for making proteins, the building blocks that form your cells, tissues, and organs. Just as a blueprint tells builders exactly how to construct a house, DNA tells your body how to grow, function, and repair itself, passed down from patterns to offsprings, which is why the blueprint gets copied and reused across generations, giving each species and each individual its unique traits. Okay, now let's see what Gemini has given. I think you might be thinking of DNA, that is deoxyribonucleic acid, rather than DNS. So you can see Claude का और थोड़ा बहुत same है. So DNA is often called the blueprint of its life because it holds the master instructions for building and maintaining every living thing, from humans to houseplants. This chemical code is stuck inside almost of your cells, carrying inherited information passed down from your parents. It works like a highly detailed recipe book telling your body exactly how it produces the proteins needed to grow, function, and heal. Ultimately, every unique physical trait you have, like your eye color or height, is determined by the specific instructions written in your DNA. So here you can see चैट जीपीटी ने हमें उतना कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिया, सिर्फ एक थेरोटिकल कॉन्सेप्ट देके छोड़ दिया। बट क्लॉड में उन्होंने हमें थोड़ा एग्जाम्पल्स से रिलेट करते हुए आंसर दिया है, और थोड़ा बहुत जेमिनाई ने भी वही किया है। ओके, सो
तीनों आंसर्स डिफरेंट है, बट उनका कोर मीनिंग एक सेम ही है, अलग नहीं है। लाइक डीएनए ही एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, राइट? बट सबके वर्डिंग्स अलग है। किसी ने हमको ज्यादा टेक्निकली बताया है, लाइक बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म्स में, किसी ने हमको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर मॉडल डिफरेंट ट्रेनिंग डेटा और डिफरेंट फाइन ट्यूनिंग अप्रोच से बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हमें नोट करनी चाहिए कि कभी भी सिर्फ एक मॉडल के आंसर को 100% फाइनल ट्रुथ मत मानो। कंपेयर करने के बाद एक हेल्दी, मतलब जो करेक्ट हमें लगे वही हमें चूज करना चाहिए। सो मेक इट योर हेल्दी हैबिट टू कंपेयर। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर स्लाइड। नाउ लेट्स सी फैक्ट और हेलुसिनेशन। अब ये डेमो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप सबके लिए जो लाइफ साइंसेस में हो, राइट? सो यहाँ पे मैं अब एलएलएम से एक क्वेश्चन पूछूंगी, लाइक, ठीक है? और देन उस क्वेश्चन का आंसर और वो एक एक्चुअल आंसर एक पर्टिकुलर वेबसाइट से मैच करके देखेंगे। ओके, क्या आता है? सो लेट्स गेट बैक टू गूगल। सो हम प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। सो हम जीपीटी यूज कर रहे हैं इसके लिए। लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। Explain how photosynthesis works, including which part of the plant cell it takes place in. In about, let's say, 5 sentences. सो यहाँ पे उन्होंने हमें इमेज भी जनरेट करके दिया है फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर, CO2, सनलाइट, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, बाकी सब इनटेक हो रहा है। All inputs are low, so the photosynthesis rate is low. None is more available than the others. Okay, तो यहाँ पे लिखा हुआ है photosynthesis takes place in the chloroplasts of plant cells, which contain the green pigment chlorophyll that captures sunlight. During photosynthesis, the plant uses energy from sunlight to combine water from roots with carbon dioxide from the air. This process produces glucose, a type of sugar that the plant uses for energy and growth. Oxygen is also made as a byproduct and is released into the atmosphere through leaves. Photosynthesis is essential because it provides food for plants and supply the oxygen that most living things need to survive. अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस का विकिपीडिया ओपन करके रखा है। So we will be comparing the answer given by GPT with the actual information on Wikipedia. Okay, so let's start to compare. We can compare one by one point, like photosynthesis takes place in chloroplasts, plant cells, which contain the green pigment chlorophyll that captures sunlight. So यहाँ पे you can see, such as most plants like algae
algae and cyanobacteria convert light energy, typically from sunlight, into chemical energy necessary to fuel their metabolism. The term photosynthesis usually refers to oxygenic photosynthesis, a process that releases oxygen as a byproduct of water splitting. सी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था. देन और हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी photosynthetic organisms store the converted chemical energy within the bonds of intracellular organism compounds like typically carbohydrates like sugar and all. आगे हम देखते हैं. Yes. While the details may differ between species, the process always begins with light energy is absorbed by the reaction centers, proteins that contain photosynthetic pigments or chromophores. In plants, these pigments are chlorophylls. So yes, here we have seen chlorophyll. Uh, a profane derivative that absorbs the red and blue spectra of light, thus reflecting green, held inside chloroplasts abundant in leaf cells. In cyanobacteria, they are embedded in the plasma membrane. Okay, so this is what we have seen, chloroplast of plant cells. Almost we can see everything is matching. If you can find any flaw, then see. I can just see that everything, the information is matching. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि both the answers are matching. So it's okay to verify the information. अगर wrong होता तो हम क्या करते? तो it's better to verify, right? So LLM से कोई भी factual information लो, हमेशा एक trusted verified source से एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज रॉन्ग इन्फो भी हो सकता है, चाहे वो आप विकिपीडिया से चेक कर रहे हो या कोई टेक्स्ट बुक से या सम स्पेशलाइज्ड डेटाबेस हो आपके पास, जैसे कि एनसीबीआई का अपना एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस होता है. आप आगे अपने रिसर्च में उसे ऐसे यूज कर सकते हो. ओके. और ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जिसे हमने सेशन 3 में कवर किया है, लाइक अपने पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं. दैट इज रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जहां एलएलएम को डायरेक्टली वेरीफाइड सोर्सेस से कनेक्ट कर देते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड. So now let's move further. So today, here are all the important terms we have covered today. So let's just have a quick recap for the terms we have used today. First, token, टेक्स्ट का छोटा सा पीस जो मॉडल प्रोसेस करता है. सेकेंड, पैरामीटर, मॉडल के अंदर का इंटरनल डायल जो ट्रेनिंग के टाइम एडजस्ट होता है, जैसे कि मॉडर्न एलएलएम्स में बिलियंस होते हैं, राइट. थर्ड, ट्रेनिंग डेटा, जब मॉडल सॉरी वो ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट जिसे मॉडल ने लैंग्वेज के पैटर्न्स सीखे हैं. ओके, दैट इज योर ट्रेनिंग डेटा. इन्फरेंस, जब मॉडल आपके प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फरेंस. फिफ्थ, हेलुसिनेशन, कॉन्फिडेंट साउंडिंग लेकिन फैक्चुअली गलत आंसर होता है.
that is hallucination. Sixth prompt, इट इज अ इंस्ट्रक्शन और अ क्वेश्चन जो आप एक मॉडल को देते हो. ओके. देन सेवेंथ, अटेंशन, दैट इज मॉडल कैसे डिसाइड करता है कि कौन से पिछले वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रिडिक्शन के लिए. एथ, ट्रांसफॉर्मर, अटेंशन के ऊपर बेस्ड वो आर्किटेक्चर जो ऑलमोस्ट सारे मॉडर्न एलएलएम्स के पीछे है. ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है, सो इन्हें याद रखना, भूल मत जाना. आगे के सेशंस में विल बी यूजिंग दिस टर्म्स. ओके. So yes, our coming up session will be on prompt engineering, यानी कि सेम मॉडल से बेटर आंसर्स कैसे हम निकाल सकते हैं. ओके. हम देखेंगे कि वर्डिंग्स चेंज करने से हमारा आंसर कितना चेंज हो जाता है. Like every time if we give a different prompt for a particular question or for a particular thing, whatever we want to do, how the steps get changed. Okay. And yes, so now let's move further. So this session comes to an end. So today we studied about LLMs. So हमने उसमें क्या सीखा कि एक्चुअली एलएलएम क्या है, ये टेक्स्ट को कैसे पढ़ता है टोकन्स के थ्रू, कैसे न्यू वर्ड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं. थोड़ा अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर का भी हमने थोड़ा सा एक पार्ट कवर किया. इफ तुम्हें उसके बारे में और डीप में जानना है तो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन, और यू मे ईमेल मी एट biotechreborn@gmail.com. तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा सेशन ले लूंगी. सो आपको उसमें अगर कुछ क्वेरीज रहेंगे तो, या आपको और डीप डाइव करना है उस टॉपिक के ऊपर, सो वी कैन हैव अ सेशन ऑन इट. ओके. एंड हमने ये भी देखा कि कैसे ये ट्रेन होता है, मार्केट के मेजर प्लेयर्स कौन है, जैसे कि हमारा जीपीटी हो गया, जेमिनाई, क्लॉड, लेमा वगैरह वगैरह. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कहाँ ये सही होता है और कहाँ ये गलत होता है, like its strengths and limitations. Okay, that is very important part. So always keep in your mind its strengths and limitations whenever you are working with this models. Okay. So ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि आप उसकी गलत इंफॉर्मेशन के लूप में फंस ना जाए. ओके. सो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो, इट्स हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज like, share and subscribe. And yes, for any queries, it can be regarding this session or whatever you want about the next session. You can just reach out at us at biotechrebion@gmail.com, and stay tuned for our next session on prompt engineering. Okay. Yeah. So thank you.